आज हम बात करेंगे नीट 2025 में जितने भी न्यूमेरिकल्स आए थे फिजिक्स के उनसे रिलेटेड। कुछ न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी अपन ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में शूट किए हैं। रिमेनिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आज 1 बाय 1 करके अपन स्टडी करेंगे। इसके बाद में फिजिक्स का नीट का पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। आज अपन स्टार्ट करते हैं 34 से 33 तक ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, और जितने भी बीच में अपन ने छोड़े थे वो सारे न्यूमेरिकल आज अपन डिस्कस करेंगे। 34 में दे रखा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन एन इक्वल टू 2 स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज क्लोज टू, यानी कि अपन को क्या करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है किसी इलेक्ट्रॉन की। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है। इसके बाद में एच हमारे पास कॉन्स्टेंट है, लेकिन पी की वैल्यू में लिख सकता हूँ एम इंटू वी। अब इसके बाद में एच और एम अपन को पता है लेकिन वी नहीं पता, तो वी को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो एच अपॉन एम और वी को अपन क्या लिख सकते हैं, तो वी जो होता है वो होता है हमारे पास जेड अपॉन एन मल्टीप्लाई विथ 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास होता है। सारी वैल्यूज अब उनको पता है, वैल्यूज पुट करेंगे और पूरा का पूरा कैलकुलेशन है इसके अंदर। एच जो होता है वो होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 ऐसा ही सिस्टम में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31। जेड हाइड्रोजन का 1 होता है। एन नंबर ऑफ ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, और 2.18 इंटू 10⁻6 ये हमारे पास था। ओके, सबसे पहले अपन बात करते हैं इस पॉइंट से। इस पॉइंट को मैं रिमूव कर रहा हूँ। ओके, ये 2 जो है ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो इस 2 को इधर ले आते हैं। इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 2 0 आएंगे, इन 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 4, ये हट जाएंगे, ये हो जाएगा 218। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको। फिर इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 109। ओके, उसके बाद में अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। देखना जरा, लैम्डा इज इक्वल टू ऊपर हमारे पास बच गया 66, नीचे हमारे पास बच गया 91 और 109। तो 109 को 91 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो ये हमारे पास आ जाएगा 109 और ये आ जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 9 9 81, 1 8 और 9, ये हो जाएगा 9 1 9 और 9, ये हमारे पास आया। इसको यहाँ पुट करते हैं 9919। ओके, और ये हमारे पास हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन देख ली एक बार। तो ये सॉल्व हो गया और ये हो गया और ये हो गया। पावर की बात करते हैं, 31 है और ऊपर कितना हो गया हमारे पास, तो 31 से 31 कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 बचेगा। 4 नीचे से ऊपर जाएगा तो -7 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7। ये हमारे पास बनना भैया। अब इसको फर्दर अपन सॉल्व करते हैं। तो टोटल कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारे पास, तो लगभग इसको सॉल्व करूँगा तो मैं सबसे पहले पॉइंट आएगा, पॉइंट आके एक 0 लगाया मैंने, फिर एक 0 यहाँ लगाया, एक 0 यहाँ लगाया, फिर एक 0 यहाँ लगाया, एक 0 यहाँ लगाया। ओके, और उसके बाद में ऑलमोस्ट ये 6 टाइम यहाँ पर जाएगा। ठीक है, ये 6 टाइम जाएगा और 6 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो कितना बनता है 9919 मल्टीप्लाई विथ 6, ये हमारे पास आएगा 59,514। बिल्कुल ठीक है। तो कितना बच जाएगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा हमारे पास 6, तो ये हो गए 8, ये हो गए, तो ये हो जाएगा 600 और फिर 4 और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 66,000। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पर फिर 0 आएगा, वहाँ फिर 0 आएगा, तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो आएगा 0.06 के समथिंग आएगा भैया, इंटू 10⁻⁻7। इसको मैं फर्दर बोलूँ तो 1 2 और 3, अगर मैं इसको लिखूँ 0 पॉइंट, इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो इसको अगर मैं लिखूँ 0.6, यानी कि मैंने क्या कर दिया, इस पॉइंट को यहाँ ले आया 1 और 2, तो ये बन जाएगा नैनोमीटर में। 0.6 के समथिंग जो आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, और 0.67 दे रखा है नैनोमीटर में। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ओके, प्रोसेस जो था वो मैंने आपको बता दिया। तो आंसर आएगा 0.6 और इसमें दे रखा है 0.67 नैनोमीटर में। ये 1 और 2 पॉइंट शिफ्ट कर दिए राइट में, तो ये 2 और ऐड हो गए तो 9 बन गया ये। ठीक है,
ये था, ये टोटली कैलकुलेशन वाला पार्ट था, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक वाली बात थी नहीं। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 में अपन को दे रखा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट, यानी कि डाइपोल मोमेंट दे रखा है P, जिसकी वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁻⁻6, SI सिस्टम में दे रखा है। इज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मैग्नीट्यूड इज दिस। इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो दे रखा है 4 × 10⁵, ये भी SI सिस्टम में दे रखा है। द डाइपोल इज देन रोटेटेड थ्रू एन एंगल 60 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले कैसे रख रखा है, इज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड, यानी कि पहले थीटा की वैल्यू कितनी है 0, थीटा की वैल्यू 0 है इनिशियल, और बाद में फाइनली इसको रोटेट करवाया कितना 60 डिग्री, तो बाद में थीटा कितना हो गया 60 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू द फील्ड। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे अपन। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हो जाएगी, फिर इनिशियल निकालेंगे, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो फॉर्मूला होता है माइनस PE cos थीटा, थीटा फाइनल माइनस दिस माइनस, और फिर आ जाएगा माइनस PE cos थीटा इनिशियल। ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस कर दिया अपन ने, ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ PE बाहर आ जाएगा, और अंदर हमारे पास बचेगा दैट इज़ cos थीटा इनिशियल माइनस थीटा फाइनल, cos थीटा फाइनल, cos थीटा फाइनल, ये हमारे पास बचेगा। P और E की वैल्यू अपन पुट करते हैं यहाँ से। P कितना दे रखा है 5 × 10⁻⁻6, और E कितना दे रखा है अपन को 4 × 10⁵। cos थीटा इनिशियल कितना दे रखा है 0, cos 0 होता है 1, और फाइनल कितना दे रखा है 60, cos 60 होता है हाफ। ये बनेगा 1/2, मैं यहीं से सोल्व करता हूँ, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसको पूरे को हटा देते हैं यहाँ से, फिर 2 दूजा ये हमारे पास 2 बन जाएगा, और 5 और ये 10, तो हमारे पास बन जाएगा 10⁻, ये तो हो गया देखो 5 2 जा 10, तो 10 और 10⁵, 10⁻6 - 6, यानी कि 1 आंसर आएगा भैया इसका। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1, एंड दिस इज आवर सेकेंड ऑप्शन, दैट इज 1। 4 ऑप्शन दे रखे हैं 0.8, 1, 1.2 और 1.5। मैं दूसरा न्यूमेरिकल देखने लगे। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। 36 के ऑप्शन भी कुछ सेम ही थे, 1.5, 2, तो मैंने सोचा ये 2 कहाँ से आ गया। ओके, तो 1 आंसर था, 1 इज़ करेक्ट ऑप्शन, 1 जूल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 में एक डायग्राम गिवन है और सारी चीज़ें दे रखी है। आपको बोला है कि एक ब्रांच दे रखी है CD, उसमें सर्किट में जो ब्रांच CD है उसकी करंट निकालनी है आपको, ठीक है। तो पहले मैं इसका सर्किट बनाता हूँ। ये हमारे पास दे रखा है, एक ये दे रखा है और एक यहाँ रजिस्टर दे रखा है। यहाँ रजिस्टर नहीं है, ये केवल ब्रांच है, और एक रजिस्टर यहाँ बना रखा है, ठीक है, एक रजिस्टर यहाँ बना रखा है और एक रजिस्टर यहाँ बना रखा है, और ये यहाँ से कंप्लीट किया, यहाँ से बाहर लेके आए, ये यहाँ से कंप्लीट किया और ये यहाँ से बाहर लेके आए, और यहाँ लाने के साथ साथ यहाँ पर एक बैटरी लगा दी इन्होंने। सारी वैल्यूज अपन को गिवन है, ये ±50 वोल्ट है, और ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, और ये 4 ओम है, ये 3 है। ओके, और ये ब्रांच CD है भैया। इसमें अपन को क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है कि CD में कौन सा करंट है, दैट्स ऑल। अपना दिमाग यूज़ करते हैं भैया। देखो, सबसे पहले इसमें करंट की डायरेक्शन मेंशन नहीं है, तो पहले करंट की डायरेक्शन मेंशन करते हैं। तो करंट जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस करंट को मैंने बनाया I। ये करंट यहाँ से निकला, यहाँ पहुँचा, यहाँ आने के बाद में कुछ करंट ऊपर जाएगा और कुछ करंट नीचे जाएगा, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। मान लो ऊपर जो करंट गया है वो I1 है और नीचे की साइड में जो करंट गया है वो I2 है, ठीक है। यहाँ से करंट आने के बाद में फिर से करंट रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। मान लो आगे इधर जो करंट गया है वो I3 है, तो इस करंट को मैं नाम दे देता हूँ, दैट इज़ कहाँ चला गया, I1 - I3। ये वाली करंट यहाँ आई, यहाँ से इसके 2 पार्ट हुए, एक इधर चला गया, एक बचा हुआ इधर गया, तो I3 इधर गया, तो I1 में से I3 चला गया, तो I1 - I3 इधर आ गया। ये करंट यहाँ पहुँचा, ये यहाँ पहुँचा, दोनों करंट ऐड होकर इधर चले गए, तो यहाँ बन जाएगा I1
माइनस I3 प्लस I2, यानी कि I1 प्लस I2 माइनस I3। ये करंट यहाँ से निकलता हुआ यहाँ पहुँचा, ऊपर वाला करंट यहाँ पहुँचा, I3 से कैंसिल आउट हो गया, बच गया I1 प्लस I2 और वो I1 प्लस I2 ही I है, यानी कि इसको I लिख सकता हूँ या I1 प्लस I2 लिख सकते हैं। देखो अभी तक अपन ने क्या किया, इसमें पहले करंट को बनाया। हो सकता है कई बार न्यूमेरिकल ऐसे भी आते हैं जिसमें करंट की डायरेक्शन ऑलरेडी मेंशन होती है, इसमें करंट की डायरेक्शन गिवन थी नहीं, तो सबसे पहले अपन ने करंट की डायरेक्शन बनाई। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट वाला कोई केस नहीं है कि पैरेलल में कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ऐसा तो है नहीं, तो सिंपली अपन ने क्या किया, इसको ऐसे रिडिस्ट्रीब्यूट किया। अब ध्यान से देखो तो इसमें कितनी अननोन क्वांटिटी है, तो एक तो I1 हो गया, एक I2 हो गया, एक I3 हो गया, 3 अननोन क्वांटिटी है। अगर ये तीनों अगर अपन को मिल जाए तो I1 माइनस I3 I2 ये सब कुछ अपन निकाल सकते हैं, और I जो है I1 प्लस I2। ओके, तो 3 अननोन क्वांटिटी हो गई, एक I1 I2 और एक I3। अब 3 अननोन क्वांटिटी के लिए अपन को 3 इक्वेशन चाहिए, और 3 इक्वेशन के लिए 3 लूप चाहिए। अब लूप की बात करें तो देखो एक लूप तो ये बन जाएगा, यहाँ से चलेंगे अपन और ऊपर से चल के इधर से आ जाएंगे। दूसरे इस लूप की बात करते हैं तो यहाँ से चलेंगे और यहाँ से घूम के इधर आ जाएंगे। अब तीसरा लूप जो है उसकी अपन डिस्कस करते हैं। मान लो ये वाला लूप अपन ने ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन को गिवन नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हालांकि अपन ले भी सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक और अपन सोच सकते हैं कि भैया 3 इक्वेशन चाहिए, तो 2 लूप से बन जाएगी, जैसे पहले मैं बना देता हूँ, फिर तीसरे की बात करेंगे कि तीसरी इक्वेशन कहाँ लाएं। ठीक है, तो देखो पहले इक्वेशन बनाते हैं अपन यहाँ से, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, यहाँ से चल रहा हूँ मैं ऐसे, ये ऐसे चल के आ रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा I इंटू आर, तो I हो गया I1 और R हो गया 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ जा रही है प्लस से माइनस माइनस, फिर यहाँ चलेंगे तो ये हो जाएगा 2I3, ये हो जाएगा 2I3, और I3 कैसा हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। फिर यहाँ से चलेंगे, यहाँ आके ये हो जाएगा प्लस का 50 और इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद में अपन सेकंड लाते हैं, सेकंड ये वाला लूप ले लो नीचे से, तो ये हो जाएगा 3I2, तो ये हो जाएगा 3I2 और ये हो जाएगा आगे माइनस, फिर इसके बाद में ये हो जाएगा, तो फिर से ये हो जाएगा माइनस का कौन सा 4I1 माइनस 4I2 प्लस 4I3। ओके, इसके बाद में ये वापस आ जाएगा और यहाँ होके ये प्लस 50 बन जाएगा इज इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो I2 कितना हो जाएगा, तो I1 तो हमारे पास है 4 माइनस 4I1, ये हो जाएगा माइनस 7I2 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4I3 प्लस 50 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड हो गई। अब अगर अपन बात करें इक्वेशन नंबर 3 की, तो देखो सिंपली अगर मैं जैसे एक लूप और लेना पड़ेगा एक इक्वेशन के लिए, क्योंकि 3 अननोन क्वांटिटी 3 इक्वेशन 3 लूप, तो 2 अननोन क्वांटिटी के लिए तो मैंने 2 इक्वेशन बना, लेकिन 3 अननोन क्वांटिटी के लिए एक इक्वेशन और चाहिए, तो वो उसके लिए एक लूप और चाहिए, तो लूप ये ले सकते हैं। देखो ये वाला लूप ले लिया अपन ने, लेकिन इसमें अगर अपन लेते हैं तो ये भी सोच सकते हैं कि यार यहाँ रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है तो यहाँ का ड्रॉप क्या होगा, तो रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ का ड्रॉप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपली है, इतना कन्फ्यूजन ना रखना है आपको कि और भी कन्फ्यूजन से दूर चलते हुए, तो सीधी सी बात है ये और ये दोनों पैरेलल में लग रहे हैं, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, वैसे कर लो। मैंने 2 सॉल्यूशन बताए इस चीज़ के कि भैया 2 लूप अपन को क्लियर दिख रहे हैं, एक तो ये वाला लूप ले लिया, एक ये वाला लूप ले लिया। तीसरे लूप के लिए ये वाला लूप ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं। इस लूप में हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो कि यार यहाँ का ड्रॉप हो गया, यहाँ का ड्रॉप कितना होगा, यहाँ का ड्रॉप मिल गया, यहाँ क्या होगा, यहाँ रेजिस्टेंस दे नहीं रखा है, तो यहाँ रेजिस्टेंस दे नहीं रखा है, इसका मतलब ये वायर है, तो याद रखें ये वायर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मानते हैं अपन, 0 मानते हैं, तो यहाँ का ड्रॉप कितना होगा I इंटू आर, तो I तो अवेलेबल है I1 माइनस I3, लेकिन R कितना हो जाएगा ऑलमोस्ट 0, तो यहाँ का ड्रॉप खत्म हो जाएगा। तो आप ये लूप लेके सिंपली कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा सीधी सी बात है, ये और ये दोनों पैरेलल में लग रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल कर दो, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा I1 और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 3I2। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इसके बाद में ध्यान से देखें तो अपन क्या करेंगे, ये I1 और I3 की इक्वेशन है, हमें एक्चुअली में चाहिए I1 और I3 दोनों चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ से, और ये इक्वेशन किसकी है, तो अपन ये भी I1 और I3 की है और ये भी I1 और I3 की बना लेते हैं, यानी कि I2 को हटा लेते हैं। तो I2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, तो I2 यहाँ से कितना हो जाएगा सर, I2 हो जाएगा यहाँ से I1/3, इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ, देखना जरा, -4I1 -7I2 की जगह रख दिया I1/3, फिर हो जाएगा +4I3 +50 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज ओवर
फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, इसी को ही अपन ने बनाया। अब अपन क्या करेंगे, देखिए ज़रा, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब ये वाली इक्वेशन फोर्थ और फर्स्ट वाली इक्वेशन, ये भी I1 I3 की है और ये भी I1 और I3 की है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 7/3 ये हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, तो हटा देता है, 4 + 7/3 ये हो जाएगा 12 और 7 19, 19/3। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर -19/3। देखना हटा रहा हूँ मैं इसको, -19/3 I1। ओके, दोनों इक्वेशन को यहाँ सॉल्व करता हूँ। पहली इक्वेशन है -I1 - 2I3 + 50 = 0। दूसरी इक्वेशन है -19/3 I1 + 4I3 + 50 = 0। ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 और ये हो जाएगा 100। एलिमिनेशन मेथड फॉलो कर रहे हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो साइड में ऐड कर रहा हूँ, 19/3 + 2 ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 25, 25/3 -25/3 I1 + 150 = 0। देखना कहीं गड़बड़ ना करूँ, -25/3 I1 = -150, कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 उधर चला जाएगा। I1 = 150 × 3/25, 5 3 0 5 6 18, 18 एम्पियर तो आया I1। अब I3 निकालते हैं, तो I3 कैसे निकालेंगे, तो इसमें पुट कर देता हूँ मैं I1, -18 - 2I3 + 50 = 0। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, -2I3 ये कितना हो गया यहाँ पे 50 और ये माइनस के 12 32, उधर जाके क्या हो जाएगा ये -32। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, I3 = कितना आ जाएगा 32/2 यानी कि 16। हमें चाहिए CD में करंट, CD में करंट कितनी है, I1 - I3। I1 कितना था 18 और I3 कितना है 16। द करेक्ट ऑप्शन इज़ 2 एम्पियर। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, इसके अंदर भी कैलकुलेशन थी, और 2 एम्पियर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको सॉल्व किया अपन ने, थोड़ा सा केयरफुली करना होता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा रिलैक्स मोड में बताया आपको कि कहीं पे एक भी माइनस और प्लस गड़बड़ हो गया तो फिर वापस मेरे को रिपीट करना पड़ता, यानी कि कहीं पे भी मैं गड़बड़ करता तो मैं पूरा चेक करता, यानी कि डबल टाइम लगता अपन को, इसलिए थोड़ा सा केयरफुली करें। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं नेक्स्ट। देखो क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m हैव सेम एनर्जी। ठीक है, एक फोटोन है और एक इलेक्ट्रॉन है और दोनों के मास दे रखे हैं अपन को m और एनर्जी दे रखी है E। द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन टू इलेक्ट्रॉन, यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 37 इसमें दे रखा है कि वी हैव टू फाइंड आउट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन विथ रेस्पेक्ट टू डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज इट, वी हैव टू सॉल्व इट। ये अपन को निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन बटा इलेक्ट्रॉन। तो पहले 1 बाय 1 करके निकालते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन ये कितना हो जाएगा, तो एक्चुअल में फोटोन जो होता है उसकी एनर्जी हमें पता होती है HF होती है, दैट इज़ hc/λ। ये इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ है। इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ तो ये हो जाएगा सर hc/E, इक्वेशन 1, दैट इज़ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन। अब निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के लिए सिंपली लैम्बडा जो होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ वो होता है लैम्बडा h/p। इसके फर्दर और फार्मूलाज होते हैं m × v। अब मैं क्यों लिख रहा हूँ, मुझे कैसे पता चल रहा है कि इनके फर्दर फार्मूलाज आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि एक्चुअल में हमें क्या कर रखा है, एक कंडीशन दे रखी है कि एनर्जी जो है वो सेम है, मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे एनर्जी मिल गई। यहाँ पर भी मैं फॉर्मूला एनर्जी के टर्म में लिखूँगा ताकि एनर्जी कैंसिल आउट हो सके। तो यहाँ पर मैंने लिखा mv और एक और होता है √2mk,
P की जगह मैं लिख सकता हूँ √2mk। k होता है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी को यहाँ E लिखा तो यहाँ पर भी E लिखेंगे क्योंकि एनर्जी सेम है। देखना फिर से, लैम्डा h/p mv हो गया और P जो होता है √2mk होता है। k की जगह मैंने E लिखा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ एनर्जी E लिया तो एनर्जी सेम है तो यहाँ पर भी E लेनी पड़ेगी। दोनों का रेशियो यहीं पे निकाल देता हूँ मैं, यही पूछा है हमारे से। ओके, तो यहाँ रेशियो निकालते हैं, देखो h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा λp/λe और इधर बचेगा हमारे पास c/e और ये इन्वर्स हो जाएगा तो ये बन जाएगा √2m × e। ओके, अब देखना क्या बनेगा, ये दैट इज c और √2m, यहाँ रूट था और ये नहीं है तो नीचे आ जाएगा √e। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा c √2m/e। दैट इज थर्ड ऑप्शन c √2m/e। दैट वाज 37। नेक्स्ट अपन चलते हैं 38 पे। 38 क्या बता रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद प्रॉपर्टी ऑफ लाइट शोन ऑन द एक्सिस। 4 ग्राफ दे रखे, ग्राफ यहाँ बनाता हूँ, स्पेस कम है थोड़ा सा, मैं छोटे ग्राफ बनाऊंगा। इधर अपन को पहले में दे रखा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इधर दे रखा है इंटेंसिटी। ग्राफ दे रखा है कुछ ये। दूसरा ग्राफ बनाता हूँ, ऑप्शन बी, यहाँ भी फोटो करंट दे रखा है और इधर दे रखा है फ्रीक्वेंसी और सॉरी इंटेंसिटी और ग्राफ दे रखा है कुछ ये। तीसरा ग्राफ यहाँ बनाता हूँ, यहाँ दे रखा है फोटो करंट और यहाँ दे रखा है फ्रीक्वेंसी, ग्राफ कुछ ऐसा है। और फोर्थ ऑप्शन यहाँ बनाते हैं, इधर दे रखा है फिर से फोटो करंट और यहाँ दे रखा है फ्रीक्वेंसी और ग्राफ कुछ ऐसा है, ये है। तो देखो इसमें कोई लॉजिक वाली बात है नहीं, ये तो ग्राफ है। चैप्टर नंबर 11 जो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर जो अपन चलता है उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपन पढ़ते हैं और उसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं अपन। तो उस एक्सपेरिमेंटल स्टडी में अपन को पता चलता है कि जो रेडिएशन अपन ने डाली है उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है, उसकी कोई ना कोई इंटेंसिटी है। तो उनका जब अपन चेंज करते हैं कि इंटेंसिटी को चेंज करके देखा कि फोटो करंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, सिमिलरली अपन फ्रीक्वेंसी को चेक करके देखते हैं। तो ये जो अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसी के अपन ने डेटास की अकॉर्डिंग अपन ने ग्राफ बनाए, जो रिजल्ट्स आए। तो उसमें अपन को पता है कि जैसे जैसे अपन क्या करते हैं, फोटो करंट बढ़ता है तो इंटेंसिटी लगातार बढ़ती है, क्योंकि फोटो करंट बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि इंसिडेंट फोटोन ज़्यादा होगा और इंसिडेंट फोटोन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो नो डाउट इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा निकलेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे, यानी कि I = Q/T में चार्ज ज़्यादा जाएगा तो करंट ज़्यादा जाएगी। तो फोटो करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, दैट इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। ये होगा नहीं, ये कोई से भी ग्राफ नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये तो ग्राफ की स्टडी है, जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, उससे अपन को पता है कि जैसे जैसे फोटो करंट जो होता है, फोटो करंट और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फोटो करंट बढ़ने के साथ साथ लगातार इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा निकलते हैं, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है तो करंट है, और ज़्यादा जा रहा है तो ज़्यादा करंट है, तो नो डाउट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं थी। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 38। फर्दर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, देखे जरा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 जो है उसमें अपन को गिवन है कि एक स्पेयर ऑफ रेडियस r इज कट फ्रॉम लार्जर सॉलिड स्पेयर ऑफ रेडियस 2r एज शोन इन द फिगर। एक डायग्राम बना रखा है, पहले बनाता हूँ। एक यहाँ पर स्पेयर दे रखा है आप लोगों को, ये स्पेयर दे रखा है और ये इसका एक्सिस बना रखा है y और ये इसका x एक्सिस है, और भैया ये जो रेडियस है इसकी ये दे रखी है 2r, ठीक है। इसमें से एक स्पेयर को कट किया है, वो स्पेयर ऐसा है, ये स्पेयर कट किया है और ये इसकी रेडियस है, तो नो डाउट ये 2r था तो ये r रेडियस का होगा। तो ये पूरा था, इसमें से इसको कट किया है, तो नो डाउट कट करने के बाद में बचा हुआ जो रहेगा वो ये रहेगा, शेडेड पोर्शन, ऑब्वियसली, ठीक है। ये हमारे पास आया। आगे हमारे को क्या दे रखा है कि द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर स्पेयर, ये वाला 2
दैट रेस्ट पार्ट ऑफ द स्फीयर अबाउट द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये तो हो गया एक्स एक्सिस का बड़ा रोल है, और ये हो गया वाई। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को पूछा गया है कि ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके ये डिनोमिनेटर में रहेगा, और पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो आप जो रिमूव किया, फिर इस बचे हुए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, रेशियो निकाल लो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल स्फीयर, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज I1। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr², 2/5 mr², ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और लेकिन ये होता है अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर। ये अपन स्मॉल स्फीयर पे बात करें, पूरा इस पे फोकस करना है आपको अभी। इसके सेंटर से जो जाएगी एक्सिस, ये वाली एक्सिस, इसके अबाउट इतना होता है, लेकिन हमें वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है भैया। तो इसके लिए क्या होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी, ये वाला इनर्शिया और जुड़ जाएगा। तो ये कितना है, मास इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज आर, mr²। तो मास इनटू r², सबको पता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है पैरेलल के बीच की, उसका स्क्वायर और मास। तो m मास इसका और r ये वाला, दैट इज r। ये इसमें ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 7/5 mr²। अब अपन बात करते हैं वैल्यूज़ की। 7/5 रहेगा। मास की बात करते हैं, इसका मास कितना होगा। तो सबसे पहले देखो टोटल मास निकालते हैं, फिर इसका मास निकालते हैं। मास की अगर चर्चा करूं, इधर करता हूं, देखना। अगर मास की आप चर्चा करना चाहते हो तो साइड में कर लें पहले, कि सर मास कैसे पता चलेगा। तो देखो भैया, एक्चुअल में मास इसका लो चाहे इसका लो, डेंसिटी तो सेम है, सेम मटेरियल है, बिल्कुल पूरा मटेरियल था उसमें से निकाला है इसको, तो डेंसिटी सेम रहेगी। तो मास जो होता है वो क्या होता है, तो डेंसिटी होती है मास अपन वॉल्यूम। तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो पहले पूरे का मास निकालता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज डेंसिटी, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दैट इज 4/3 πr³। और r पूरे का कितना था, 2r। तो 2r का कितना हो जाएगा, दैट इज 8r³। 4/3 πr³ था, 4/3 लिख दिया, पाई लिख दिया, r लिख दिया, 2r का क्यूब यानी कि 8r³। ये टोटल मास है भैया, ये हो गया टोटल मास। उस छोटे वाले का कितना होगा, मास ऑफ स्मॉल स्फीयर। तो ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी चेंज हो गई नहीं, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 वॉल्यूम 4/3 πr³। और r कितना है उसका, r है, दैट इज r³, ठीक है। अब ध्यान से कंपेयर करो, तो 4/3 πr³, ये और ये और ये तो सेम है इसमें। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेट इज़, अगर मैं इसको लिखता हूँ m, मान लो इसको मैंने लिख दिया m, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 8 × m। ये बात हुई, ठीक है। तो इसके मास को तो ले लो, स्मॉल स्फीयर वाले को m, और टोटल मास हो जाएगा वो 8m हो जाएगा। अभी अपन बात कर रहे हैं I1 यानी कि स्मॉल स्फीयर की, तो इसका मास m है तो m ही रख दो, और इसका रेडियस r है तो r ही रख दो। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। अब अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे किसका, रिमेनिंग का। तो भैया रिमेनिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, तो टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस दिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रिमेनिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल स्फीयर या बिग स्फीयर, जो भी आप लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², ठीक है, अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर। और हमें किसके अबाउट निकालना है, वाई एक्सिस। वाई का मतलब वही उसके सेंटर से जो जा रही है, क्योंकि अपन बिग स्फीयर पे बात कर रहे हैं, पूरे वाले पे ध्यान देना है, इस पे ध्यान नहीं देना, ये कंप्लीट है अभी। तो पूरे के लिए क्या हो जाएगा, 2/5 mr²। अब 2/5 की जगह 2/5 m, मास टोटल कितना 8m, और r² कितना है, तो इसका r कितना है भैया 2r। तो r रेडियस होगी इसकी 2r, तो 4r²। ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, 4 और 2 8, 8 8 64। तो ये हमारे पास हो जाएगा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 64/5
mr²। अब क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल, टोटल में से स्मॉल का निकाल दो तो बच जाएगा रिमेनिंग का, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग कितना हो जाएगा, तो टोटल 64 माइनस 5 mr² माइनस हो जाएगा I1 कितना था 7/5, 7/5 mr²। mr² तो कॉमन है, तो यहाँ कितना बन जाएगा, तो mr²/5 कॉमन हो गया, ये हो जाएगा 4 और 3 57/5 mr²। रेशो निकालना है अपन को किसका, स्मॉल स्पेयर का, दैट इज I1 डिवाइडेड बाई रिमेनिंग का दैट इज IR। I1 कितना है हमारे पास 7/5 mr² डिवाइडेड बाई ये कितना है हमारे पास, दैट इज रिमेनिंग का 57/5 mr²। mr² गया 5 गया, 7/57 इज द रेशियो, दैट इज आवर आंसर। लेट मी चेक इट, yes option is available, that is third option 7/57। this is our 39th numerical। now we will discuss 40th numerical। listen, इसमें दे रखा है कि full wave rectifier circuit consists of with diodes D1 and D2 is shown in the figure। if the supply voltage is this and then at t equals to 15 millisecond। देखो मैं कुछ बना के बता रहा हूँ आपको, इसमें फुल वेव रेक्टिफायर दे रखा था, आपको पता है फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, मैं यहाँ बनाता हूँ आपके लिए। फुल वेव रेक्टिफायर में यहाँ पर ट्रांसफार्मर होता है, पहले तो स्टेप डाउन नाम का सेंटर टैप, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ये स्टेप डाउन है क्योंकि हमारे पास जो AC आ रही है वो 220 की आ रही है और डायोड जो है उसका कट इन वोल्टेज 7 वोल्ट होता है, 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए और 0.2 होता है जर्मेनियम के लिए। तो हम सिलिकॉन ले लेते हैं मान लो तो 0.7, तो यहाँ पर 220 है, उसको 220 को यहाँ पर अपन को क्या करना है, इसमें सप्लाई देनी है 0.7 वोल्ट की, तो डाउन करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया। इसके आगे लगाया हुआ होता है एक डायोड D1 और इसके आगे एक और लगाया हुआ होता है डायोड D2 और यहाँ लगा हुआ होता है लोड। तो इस डायग्राम में कैसे लोड लगा रखा है उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ। ये लोड ऐसे लगा रखा है, यहाँ कंबाइंड कर दिया, यहाँ लोड लगा दिया और इस लोड को यहाँ से जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया और यहाँ से ग्राउंड कर दिया। ये लोड हो गया, कैसे भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है। ये D1 हो गया, कैसे का मतलब किसी भी तरीके से इधर घुमा के जोड़ा, इसको सीधा भी जोड़ सकता हूँ, ये बोलने का मतलब। और ये AC है, ये AC है। तो सबसे पहले जिनको फुल वेव रेक्टिफायर पता है उनको तो ऑलरेडी पता होना चाहिए कि यहाँ पर सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन टाइप का होता है। मैं सारा डिटेल में बता देता हूँ। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि घर में जो AC आ रही है 220 वोल्ट उसका ERMS होता है या फिर पीक वैल्यू लेते हैं तो 220 वोल्ट आ रहा है। तो ERMS की 220 वोल्ट यानी कि ओवरऑल वोल्टेज जो है वो 220 आ रहा है। 220 को अपन डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, इसका कट इन वोल्टेज 0.7 होता है तो बर्न हो जाएगा, तो डाउन करना पड़ेगा। उसको डाउन किया तो यहाँ से AC लेके आए लेकिन कम वोल्टेज की लाए, 220 से अपन 0.7 या 1-2 वोल्ट के समथिंग की AC बनाते हैं, इसलिए लगाया ये। बाकी ये काम करने वाले रेक्टिफायर में D1 D2 है। अब अगर ध्यान से देखें, आपसे पूछा क्या गया है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है। वो इक्वेशन ये है कि जो सप्लाई वोल्टेज है, ये जो मैंने लिखा AC, इसके बारे में बता रखा है कि ये है 220 साइन, ये जो हमारे पास वोल्टेज है इन वो है 220 साइन 100 पाई टी, ऐसा दे रखा है। और टाइम की वैल्यू आपको यूज़ करनी है भैया 15 मिली सेकेंड, ये अपन को काम में लेनी है। और हमें ऑप्शन में दे रखा है कि अगर ऐसा है तो बताओ कि कौन सा फॉरवर्ड बायस में और कौन सा रिवर्स बायस में, ये अपन को पता करना है। तो देखो पहले तो 15 मिली सेकेंड या पुट करो आप, तो इनपुट वोल्टेज हमारे पास हो गया 220 साइन और 100 की जगह 100, पाई की जगह पाई, टी हो गया 15 मिली का मतलब 1000 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया हमारे पास 2 0 से 2 0 गए, ये हो गया 15/10, ये हो जाएगा 5 3 जार, ये हो जाएगा 5 2 जार 3 पाई/2। तो देखो क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास दैट इज़ 220 साइन और ये हो जाएगा 3/2 पाई। अब इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, अगर ध्यान से देखें तो V इनपुट जो आ रहा है वो आ रहा है 220 और आगे आ रहा है साइन 3 पाई/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब अपन को पता करना है। तो देखो 220 तो कांस्टेंट, इसका कोई मतलब नहीं है। साइन ये जो है साइन
3 π/2 यानी कि 270 हो गया ये। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 180 + 90, तो ये हो जाएगा साइन, इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये 220 चल रहा है, ठीक है, साइन 90 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा सर साइन 90 का मतलब 1 आंसर आ जाएगा, चेंज नो चेंज, ओके साइन 91। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा हो गया 180 से आगे, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव। तो ओवरऑल ये आंसर किस में आ जाएगा सर, ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो ये आंसर आ जाएगा -220 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ऊपर माइनस और नीचे प्लस, ऊपर माइनस हो गया तो आउटपुट में भी ऊपर माइनस और नीचे प्लस, तो ये तो हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस में और ये हो जाएगा रिवर्स बाइस में, रिवर्स बाइस, और ये हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। क्योंकि ये P होता है, P को पॉजिटिव से जोड़ दिया तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा और N को नेगेटिव से जोड़ ही रखा है इधर से ग्राउंड, और इधर क्या हो जाएगा कि P को नेगेटिव से जोड़ दिया तो वैसे रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बाइस का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस में P पॉजिटिव होना चाहिए, ये P पॉजिटिव है, और रिवर्स बाइस में P नेगेटिव, तो ये P नेगेटिव हो गया। ये अपने आप जब यहाँ जा रहा है आगे घूम के इधर आ रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में ये पॉजिटिव बन जाएगा, और इसके रेस्पेक्ट में ये घूम के जा रहा है तो ये प्लस है, तो नो डाउट ये वाला ग्राउंड हो गया तो ये माइनस हो जाएगा। तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास, तो सिंपली समझे आप, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि कौन फॉरवर्ड कौन रिवर्स है। तो P पॉजिटिव देख लो आप, तो इसका P पॉजिटिव है तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा, इसका P नेगेटिव है तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो D1 जो है वो रिवर्स में है और D2 जो है वो फॉरवर्ड में है। बाकी डिटेल में अपन को पता ही है कि अगर ये माइनस हो रहा है तो नो डाउट ये वाला जो है ये कहाँ जा रहा है 0 वोल्ट पे, तो अपने आप प्लस हो गया, और ये प्लस पे जा रहा है तो ये किस पे जा रहा है, ये 0 पे, तो नो डाउट ये माइनस हो गया, तो ये फॉरवर्ड हो गया प्लस और माइनस, और ये हो गया माइनस और प्लस रिवर्स। तो D1 रिवर्स हो जाएगा, D2 फॉरवर्ड हो जाएगा, दैट इज़ आवर सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट वन। ओके, थोड़ा मैं डिटेल में जा रहा हूँ, जिन बच्चों को पता नहीं होता है कि भैया अब ये तो समझ में आ गया सर, आपने ये किया, यहाँ से पता चल गया सर ये माइनस आ रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा सर इसका माइनस का क्या मतलब है, उनके लिए बता रहा हूँ कि जब P पॉजिटिव होता है तो फॉरवर्ड होता है और P नेगेटिव होता है तो रिवर्स होता है। N को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, N बाई डिफ़ॉल्ट अपने आप उल्टा बन जाएगा, ठीक है। ओके सर, उसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखो 41 में क्या गिवन है, ओके 41 में अपन को गिवन है कि 2 गैसेज A एंड B आर फिल्ड एट द सेम प्रेशर, ध्यान रखना, इन सेपरेट सिलेंडर विद मूवेबल पिस्टन ऑफ द रेडियस RA एंड RB रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले 2 सिलेंडर बनाओ भैया, दैट इज ओवर 41। 2 सिलेंडर बनाओ ऐसे, एक सिलेंडर बनाओ इस टाइप का, ये सिलेंडर, इसकी रेडियस बताई RA, और एक सिलेंडर बनाओ कुछ ऐसा, और इसकी रेडियस आपको बता रखी है RB। ओके, आगे बोल रखा है कि दोनों में 2 गैसेज A एंड B, इसमें A गैस है इसमें B गैस है, आर फिल्ड एट द सेम प्रेशर, प्रेशर P है, प्रेशर P है। ओके, मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पर पिस्टन मूवेबल है ऑब्वियसली। On supplying an equal amount of heat to both of the system reversibly under constant pressure, the piston of gas A and B are displaced by 16 and 9 centimeter respectively। दोनों को हीट दी डेल्टा Q, इधर भी दी डेल्टा Q, पिस्टन ऊपर चला गया, इसका भी पिस्टन ऊपर चला गया, ये 16 सेंटीमीटर गया और ये 9 सेंटीमीटर गया, तो कुछ इस तरीके से ये ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पर भी ये ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। आगे हमारे को और क्या करना है, आगे दे रखा है कि इफ द चेंज इन देयर इंटरनल एनर्जी इज़ द सेम, इनकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U है तो इसकी भी डेल्टा U है, देन द रेशो ऑफ RA बाई RB इज़ इक्वल टू, अच्छा RA बाई RB का मतलब क्या हो गया, रेडियस का रेशो निकालना है, तो RA डिवाइडेड बाई RB आपको कैलकुलेट करना है भैया। देखना कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मुझे डेटा से समझ में आया कि डेल्टा Q डेल्टा U ऐसा कुछ दे रखा है, तो मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दिया, दैट इज डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन बाय द गैस, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2 गैस है, दोनों का डेल्टा Q और डेल्टा U बराबर है, तो अगर ये दोनों बराबर है तो इसको इधर ले आता हूँ मैं, तो यहाँ से वर्क डन बाय द गैस निकल जाएगा। तो पहले के लिए मैंने डेल्टा Q माइनस डेल्टा U किया, जैसे कर देता हूँ,
क्योंकि ये दोनों मेरे को पता है। तो पहले के लिए डेल्टा क्यू ये है, डेल्टा यू ये है, वर्क डन बाय द गैस। दूसरे के लिए भी सेम डेल्टा क्यू डेल्टा यू है, तो वर्क डन बाय द गैस विल ऑल्सो रिमेन सेम। तो मुझे समझ में आया कि सर वर्क डन बाय द गैस फॉर फर्स्ट और वर्क डन बाय द गैस फॉर सेकेंड ये दोनों बराबर है। अब वर्क डन बाय द गैस क्या होता है, तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट बता रहा था P, तो P डेल्टा V हो जाएगा और P डेल्टा V इधर हो जाएगा। एक तरीके से आइसोबारिक हो गया। आइसोबारिक में कि वर्क डन क्या होता है, तो बारिक में P प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो PV इक्वल टू nRT होता है। तो रिलेशन अपन बना लेते हैं वहाँ से। और वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, तो P dV होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ P dV में प्रेशर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर डेल्टा V बन जाएगा। तो ये आ गया। प्रेशर से प्रेशर कैंसिल आउट हो गया, बराबर था। डेल्टा V पहले का, डेल्टा V दूसरे का। डेल्टा V का मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, इधर भी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम पहले कितना था बाद में कितना हो गया, तो पहले वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और बाद में कितना हो जाएगा, तो देखो पाई आर स्क्वायर, ये तो वो का वो, ये रेडियस में कोई चेंजेस नहीं आए। चेंज किस में आया, हाइट में। तो पहले हाइट थी h, तो बाद में कितनी हो गई, बाद में हो गई h प्लस 16। फिर पहले कितना था पाई आर स्क्वायर, रेडियस में कोई चेंज नहीं, और हाइट कितना h, ये हाइट h। बाद में कितना हो गया, दिस 16 और ऐड हो जाएगा, ये हाइट h, और बाद में क्या होगा, ये 9 ऐड हो जाएगा यहाँ से यहाँ वाला। ठीक है, तो वही लगा रहा हूँ मैं। तो पाई आर स्क्वायर h प्लस 16 और पाई आर स्क्वायर गुणा h। इधर आ जाते हैं भैया, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना हो गया सर, पाई आर स्क्वायर तो वही था, लेकिन h जो था वो h प्लस 9 हो गया, माइनस पहले पाई आर स्क्वायर h था। ये रेडियस यहाँ 1 की है, 1 की है, ये रेडियस 2 की है, 2 की है। a बोल दो चाहे 2 बोल दो, जो भी। इसको फर्दर सोल्व करो आप। पाई r1 का स्क्वायर h प्लस 16 पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर h, पाई r2 का स्क्वायर h प्लस 9 पाई r स्क्वायर, दैट इज़ r2 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर h। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। यहाँ बचा 16 पाई r1 का स्क्वायर, यहाँ बचा 9 पाई r2 का स्क्वायर। पाई से पाई गया। हमारे से पूछा क्या गया था, रेशो। रेशो किसका था, मैं r1 बाई r2 का निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 9/16, तो ये हो जाएगा r1 बाई r2 इज़ 3/4। r1 बाई r2 3/4 है, ये r1 बाई r2 पूछा है, r2 बाई r1 देख लेते हैं। r1 बाई r2 r a बाई r b पूछा है, सही है। 3/4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ ओवर सेकेंड आंसर। इसके बाद में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पे। ओके 42 में अपन को बोला है कि एक रिलेशन दे रखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये कॉमन क्वेश्चन है, a³ b² डिवाइडेड बाई c√d। ऐसा नीट के अंदर हर साल आता रहा है, और सबके परसेंटेज एरर दे रखे हैं, अपन को परसेंटेज एरर इसका निकालना है। a का परसेंटेज एरर दे रखा है, कितना दे रखा है 1%। b का परसेंटेज एरर अपन को दे रखा है कितना 3%। C का परसेंटेज एरर अपन को दे रखा है 2%, और D का परसेंटेज एरर दे रखा है अपन को 4%। P का परसेंटेज एरर, तो आंसर क्या है, सबके परसेंटेज जोड़ दो A B C D के, तो वो P का बन जाएगा, सिंपल। तो A का परसेंटेज एरर, A कितने टाइम है 3 टाइम्स, तो 3 को आगे ले आओ और मल्टीप्लाई विथ 1, प्लस B का कितना है, तो 2 आगे ले आया और B का है 3, प्लस C की पावर 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज एरर कितना है इसका 2, प्लस इसकी पावर कितनी है 1/2, आगे ले आओ, पावर को 1/2 को आगे ले आए, और D का कितना है 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 बन जाएगा। 2 2 4 और 6 10 और 3 13, 13% इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में अपन बात करते हैं 44 पे। 44 हमें क्या बताता है, यहीं डिस्कस करते हैं। 43 में स्किप कर रहा हूँ, ये 2-3 न्यूमेरिकल में इसमें से छोड़ूंगा जो कि पोलराइजेशन के हैं। जब अपन पोलराइजेशन टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद में डिस्कस करेंगे।
उसके बाद में अपन ने देखा कि 44 में दे रखा है टू आइडेंटिकल पॉइंट मासेस P एंड Q सस्पेंडेड फ्रॉम टू सेपरेट मासलेस स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 रेस्पेक्टिवली एंड ऑसिलेट वर्टिकली। दो स्प्रिंग है भैया वर्टिकली, एक स्प्रिंग ये है, यहाँ पर एक मास लटकाया, एक स्प्रिंग ये है और इससे भी एक मास हैंग किया अपन ने। ये मास है टू आइडेंटिकल पॉइंट मास, इसका मास अगर m है तो इसका मास भी m है। दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम टू सेपरेट मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। ऑसिलेट रेस्पेक्टिवली, यानी कि इसको क्या किया, ऐसे खींचा और खींचने के बाद में छोड़ दिया, इसको भी ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेच किया और छोड़ दिया, तो ये ऑसिलेट कर रहे हैं। ओके, आगे बोल रहा है कि इफ देयर मैक्सिमम स्पीड आर सेम, मैक्सिमम स्पीड दोनों की सेम है, यानी कि दोनों को एनर्जी बराबर दे रखी है। देन द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ Q मास टू एम्पलीट्यूड ऑफ मास P, वी हैव टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मास Q डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ मास P, ये अपन को फाइंड आउट करना है भैया। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, एम्पलीट्यूड की बात चल रही है, इसका मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो जब मैंने इसको स्ट्रेच किया और छोड़ा तो ये ऑसिलेट कर रहा है और लगातार ऑसिलेट करके एक टाइम पे ये रुक जाएगा। तो मैक्सिमम अपन एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो मान लो कि मैंने इसको यहाँ तक खींचा तो ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैंने करवाया, दैट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ P। सिमिलरली मान लो मैंने इसको यहाँ तक खींचा तो ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज़ एम्पलीट्यूड है, दैट इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ Q। इनका रेशियो निकालना है। तो जब ये इस पोजीशन पे है, एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, तब क्या है, नीचे क्या लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है स्प्रिंग का फोर्स। वेरी सिंपल, तो ये अपन को निकालना था। ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ करता हूँ कि यहाँ इक्विलिब्रियम में है, समझ में आ रहा है कि इसको अपन ने स्ट्रेच किया क्योंकि ऑसिलेट करवा रहा है ये, तो ऑसिलेट करवा रहा है तो इसको खींच के फिर छोड़ना पड़ेगा। अब खींच के फिर मैं यहाँ पर डिस्कस करना चालू कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ से छोड़ दूंगा ऑसिलेट करेगा, रुक जाएगा, डैम्ड ऑसिलेशन है। लेकिन हमें पूछा है एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो मैंने यहाँ से खींचा और यहाँ छोड़ दिया। अब ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यही एम्पलीट्यूड है। तो इस पर डिस्कस करता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ एक नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है स्प्रिंग फोर्स। तो नीचे क्या लगा mg, नीचे लगा mg और ऊपर क्या लगा स्प्रिंग फोर्स हाफ kx²। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको यहाँ खींचता भी नहीं हूँ, इसको यहीं छोड़ता हूँ, तब भी वही बात है, नीचे क्या लग रहा है। नो डाउट जब मास को मैं हैंग करूँगा, समझो आप प्रैक्टिकली सोचो, मास को हैंग करते ही मास नीचे जाएगा। ठीक है, खींचने वाली छोड़ दो बात, है ना, उस कॉन्सेप्ट को हटाओ, मास से समझो और ज़्यादा बेटर क्लियर होगा कि इस मास को मैं स्प्रिंग पे लगाता हूँ और छोड़ देता हूँ, तो मास की वजह से वो नीचे जाएगा। अब नीचे जाके ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है ऐसे, ये इसकी एक्चुअल रियलिटी है। तो मैंने खींचा नहीं है इसको। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ मैंने खींचा नहीं, क्योंकि अगर मैं खींचता तो मेरा फोर्स भी इसमें इन्वॉल्व होता। दैट्स वाई आई चेंज माई स्टेटमेंट कि एक्चुअल में हमारा कोई रोल नहीं है। इसने बोला है कि टू आइडेंटिकल पॉइंट मासेज है और वो सस्पेंडेड है, सस्पेंड कर दिया बस। तो सस्पेंड करते आप प्रैक्टिकली सोचो, सस्पेंड करते नीचे गया और हल्का सा ऐसे ऑसिलेट करके रुक गया। ठीक है, वो चीज़ है। तो जब नीचे गया तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ से ये नीचे गया, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पोजीशन पे क्या है, नीचे लगा mg, ऊपर लगा स्प्रिंग फोर्स, हमारा फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि इसने वर्ड यूज किया है सस्पेंडेड, न कि स्ट्रेस्ड। ओके, नीचे लगा mg, ऊपर लगा हाफ kx², x की जगह एम्पलीट्यूड बन जाएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a²। ओके, और ये k किसका 1 और ये एम्पलीट्यूड किसका 1 का, और मास सेम है, g सेम है। अगली बार क्या होगा, mg इज इक्वल टू हाफ kx², k किसका 2 का, x की जगह मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसका 2 का स्क्वायर। दोनों का रेशियो ले लेते हैं अपन, mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बन जाएगा हमारे पास a2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a1 का स्क्वायर इज इक्वल टू k1 बाई k2, और हमें निकालना है a2/a1, तो ये हो जाएगा √k1/k2। दैट इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या कहा कि अगर मान लो ऐसा होता कि मैं बोलता कि ये सस्पेंड नहीं किए, खींचे, तो हमारा फोर्स भी इसमें इन्वॉल्व होता। लेकिन उन्होंने बोला लगाया
सस्पेंड कर दिया, आया नीचे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऑसिलेट कर रहा है। तो ये अपन ने निकाला। इसके बाद में अपन बात करेंगे आज 45 भी इसी से रिलेटेड था, उसको मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये जब मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा ऑर्गन पाइप वगैरह तब मैं डिस्कस करूँगा। तो एक दो न्यूमेरिकल मैं छोड़ रहा हूँ इसमें, क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है, 3 वीडियो इसके बन चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा पीछे भी कुछ न्यूमेरिकल्स रहे हुए थे जो बच्चे कंटिन्यू देख रहे हैं और जिनको वेट है कि बाकी जो न्यूमेरिकल्स थे थोड़े से लेवल अच्छा था और भी अच्छा लेवल था, उनके क्या सॉल्यूशन रहे होंगे। तो इतने दिनों में धीरे धीरे मैंने उनको सबको 1 बाय 1 करके सॉल्व करने की कोशिश की और ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल्स मैंने किए हैं। तो वो सारे बचे हुए न्यूमेरिकल्स जो इम्पोर्टेंट थे वो सारे आज अपन देखेंगे कि जो रह गए थे। एक सबसे पहला क्वेश्चन ही रह गया था, ध्यान से देखें। ओके, इस क्वेश्चन में अपन को दे रखा था कि कंसीडर ए वाटर टैंक शोन इन द फिगर एंड इट हैज़ वन वॉल एट x इक्वल टू L एंड कैन बी टेकन टू बी वेरी वाइड इन द जेड डायरेक्शन। यानी कि एक वाटर टैंक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था और इसमें दे रखा है कि एक वाटर टैंक है इस तरीके से और यहाँ से ये y एक्सिस बना दी। देखो इसको क्या किया, वाटर टैंक तो ये था पूरा ऐसा और यहाँ से क्या कर दिया, इसको y एक्सिस बना दिया और यहाँ इसको x एक्सिस बना दिया और इतना इतना डायग्राम दे रखा है अपन को, ये डायग्राम कि इसमें लिक्विड भर रखा था तो लिक्विड नो डाउट ऐसे जाएगा सॉरी, ये इस तरीके से जाएगा। इतना डायग्राम है, इस पे ध्यान नहीं देना है। ये जो रिमेनिंग डायग्राम है ये अपन को दे रखा है, यहाँ से ये दे रखा है कि ये कितना है, ये हमारे पास यहाँ लिख रखा है ये L है, x इक्वल टू L और यहाँ पर एक एंगल के बारे में डिस्कस कर रखा है कि ये एंगल थीटा है और ये y डायरेक्शन है ही, ऐसा कुछ दे रखा है। आपको ये बोला कि व्हेन द लिक्विड इज फिल्ड विद सरफेस टेंशन S एंड डेंसिटी रो द लिक्विड सरफेस मेक्स एन एंगल थीटा नॉट, जो कि बहुत कम है 1 से, विथ x एक्सिस एट x इक्वल टू L, ये थीटा नॉट एंगल बना रहा है इस तरीके से, ठीक है। और डेंसिटी इसकी रो है और सरफेस टेंशन इसका S है, ठीक है। एंगल बता दिया। आपको बोला गया है कि इफ़ yx इज़ द हाइट ऑफ सरफेस देन इक्वेशन ऑफ yx इज़ द हाइट ऑफ सरफेस, ये बता रखा है, ये yx है और इस हाइट को ये क्या है, yx इज़ द हाइट, HEIGST, ये हाइट है। इसके बारे में बताना है कि इसकी इक्वेशन बताओ, हाइट की इक्वेशन बतानी है। क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार फिर से कंक्लूड करता हूँ। एक हमारे पास टैंक है जिसमें लिक्विड भर रखा है, सरफेस टेंशन इतना लगा, सरफेस इस तरीके की बन गई, कॉन्केव टाइप की, डेंसिटी रो है, इसका आधा पोर्शन अपन को दे रखा है, ये y एक्सिस बनाया सेंटर से, ये x एक्सिस बनाया, ठीक है। और इसको हटा दिया है, इसको मैं हटा देता हूँ, आप भी ध्यान ना दें, इतना दे रखा है अपन को, ठीक है। और ये एंगल थीटा बन रहा है। हमारे से पूछा कि ये जो हाइट जा रही है ना, इसकी इक्वेशन बना के दो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें एक सिंपल सा तरीका है कि dy बाई डी एक्स इसका स्लोप है, लेकिन मैं इसका खुद का डिफ्रेंशिएशन कर दूँ ना तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो स्लोप का डिफ्रेंशिएशन दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द स्लोप हो गया, ठीक है। तो स्लोप हमारे पास था टेन थीटा और उसका मैंने डिफ्रेंशिएशन किया तो ये बन गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया सेकेंड डेरिवेटिव यानी कि स्लोप का डेरिवेटिव। इसका फॉर्मूला ये है कि अगर मैं इसको सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ठीक है, तो ये एक्सेस प्रेशर के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है कि स्लोप का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई सरफेस टेंशन, स्लोप डेरिवेटिव मल्टीप्लाई सरफेस टेंशन इज एक्सेस प्रेशर, इज एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर कितना होगा, तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ प्रेशर कितना है P नोट और यहाँ प्रेशर कितना है P नोट प्लस H रो जी। अब H कितना है Y, तो देखो P नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा H रो जी। तो यहाँ लिखा मैंने H रो जी, H की जगह Y रो जी। S को नीचे ले आओ और ये अपना करेक्ट ऑप्शन बन गया, दैट इज। तो
ये हमारे पास मिलेगा अपन को, दैट इज सेकंड ऑप्शन। तो आई होप समझ में आया होगा कि इसमें ये चीज़ें दे रखी है और सिंपल सा हमारे से पूछा है d2y/dx² क्या होगा। तो इसका तरीका है कि स्लोप का डेरिवेटिव यानी कि दिस मल्टीप्लाई सरफेस टेंशन जो कि यहाँ था उसको नीचे ले आया इज एक्सेस प्रेशर, और एक्सेस प्रेशर कितना होता है h ρg। h यहाँ पर अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, तो यहाँ ले लिया y, तो y ρg, और ये हमारे पास s नीचे आ गया, दैट्स ऑल। तो जिनको ये फॉर्मूला पता था उनके लिए ईजी था, अदरवाइज थोड़ा सा ये हार्ड हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 अपना रहा हुआ है, मैंने नोट कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन था कि एक पार्टिकल है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ से अपन एक इनिशियल स्पीड दी u, ठीक है, जिसकी वैल्यू इन्होंने लिखी है v0, और ये बोल रहा है कि जब ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, यहां से थीटा डिग्री बनाते हुए, तो इसकी स्पीड जो है वो बन गई v, और ये स्लैक हो गया यानी कि टेंशन 0 हो गया। तो आपको रेशो निकालना है, द रेशो ऑफ स्पीड v टू v0, v/v0 निकालना है, ये रेशो निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ से एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड दी v0, इस v0 से ये ऐसे घुमा और यहाँ जाके इसकी वेलोसिटी तो v रह गई लेकिन टेंशन खत्म हो गया, तो ये स्लैक हो गया यानी कि नीचे गिर गया। तो हमें पता है कि एक्चुअल में इसकी जो स्पीड होती है, जैसे यहाँ की इनिशियल स्पीड की बात करूँ मैं u की, तो u कितना होता है, दैट इज √2gr + 3gr cos थीटा। अब देखो थीटा हम यहाँ से मेजर करते हैं, लेकिन इसने यहाँ ले लिया तो ये 90 - थीटा, तो जहाँ जहाँ थीटा होता है वहाँ 90 - थीटा रख देंगे। और जो v होता है स्लैक के कंडीशन में वो होता है दैट इज √2gr, और cos थीटा, तो थीटा की जगह हो जाएगा 90 - थीटा, सॉरी √gr, ये हमारे पास होता है। तो ये दोनों हमारे पास हो गई u और v, इनका रेशियो निकालना है बस। u को इसने लिखा v0, दोनों का रेशियो निकाल दो। तो रेशियो में क्या हो जाएगा, पूरा रूट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, ये रूट लगा दिया, ये रेशियो हो गया। तो gr देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ऊपर बचेगा हमारे पास v0/v इज इक्वल टू √2 + 3, ये हो जाएगा cos थीटा, सॉरी sin थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा, और नीचे भी हमारे पास हो जाएगा sin थीटा, ठीक है। और ये उल्टा हो गया, क्या निकालना था, रेशियो ऑफ स्पीड v टू इनिशियल स्पीड v0, मैंने उल्टा कर दिया, इनिशियल स्पीड टू v कर दिया। यहाँ पर था पहले लेना था अपन को v, बाद में लेना था v0, पहले v ऊपर जाता v0 नीचे, तो उल्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, साइन ऊपर चला जाएगा, 2 + 3 नीचे आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन आ रहा है इसमें, फोर्थ ऑप्शन, साइन ऊपर है और 2 + 3 साइन नीचे है, ओके। तो इसमें फॉर्मूला था टोटली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन जिन्होंने पढ़ रखे हैं उनको पता है कि कितनी मिनिमम स्पीड देंगे तो ये पूरा राउंड करेगा, कितनी स्पीड पे ये टेंशन खत्म होके नीचे आ जाएगा, स्लैक हो जाएगा, कितनी स्पीड पे ये मतलब ऊपर ही नहीं जा पाएगा, यहीं ऑसिलेट करेगा। ये अलग अलग केसेज हैं इसके, तो फॉर्मूलाज अपन याद रखें, फॉर्मूला की बिहाफ पे ये सॉल्व हुआ था, ठीक है। तो फॉर्मूले ये थे कि इनिशियल स्पीड कितनी देनी है और स्लैक के कंडीशन में फाइनल स्पीड कितनी बनेगी, ठीक है। थीटा का ध्यान रखें, थीटा वर्टिकल से मेजर करते हैं हमेशा, लेकिन इसने यहाँ से लिया तो 90 - थीटा हो गया। उसके बाद में हमारे पास लगभग सारे न्यूमेरिकल मैंने करवा दिए थे। कोई न्यूमेरिकल रहा हुआ है तो चेक कर लेता हूँ मैं, मेरे हिसाब से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं रहा हुआ है। हाँ, ये रहे हुए हैं, 23 रहा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो 23 यहाँ बनाता हूँ मैं। 23 में सिंपल से हैं, नीचे 2 ग्राफ दे रखे हैं, क्वेश्चन सुने आप। इन एन ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम देखा होगा आपने, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये स्प्रिंग होती है और यहाँ एक मास अटैच होता है। इसको आप कंप्रेस करके छोड़ दो चाहे स्ट्रेच करके छोड़ दो, ऑसिलेट करेगा, ये है वो सिस्टम। इन एन ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम, ए स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू ए बॉक्स फिल्ड विथ सैंड, ठीक है,
एज द बॉक्स ऑसिलेट सैंड लीक स्लोली आउट ऑफ द बॉक्स वर्टिकली, इसको वर्टिकली कर दिया है तो वर्टिकली बना दो भैया जैसे अभी पहले बनाया था। ये इस तरीके से, ये स्प्रिंग दैट इज मास, और नीचे स्ट्रेच कर दो चाहे ऊपर कर दो और ये ऑसिलेट होगा। एज द बॉक्स ऑसिलेट, इसमें भी यही बता रखा है कि खींच के नहीं छोड़ा है, अपने आप जैसे भरा हुआ है, इसमें सैंड है, इसकी वजह से इसका मास m हुआ है तो वो नीचे जाएगा और फिर ऑसिलेट करेगा ऐसे। आगे बोल रहा है कि एज द बॉक्स ऑसिलेट, जैसे ये ऑसिलेट करता है यहाँ से नीचे गया फिर ऑसिलेट करना चालू कर रहा है। जब ये ऑसिलेट करेगा तो सैंड लीक आउट हो रही है स्लोली आउट ऑफ द बॉक्स वर्टिकली सो दैट द एवरेज फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड एवरेज एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम चेंज विद टाइम। तो इसने बोल रखा है कि सैंड लीक हो रही है, अगर सैंड लीक आउट हो रही है तो उस कंडीशन में ओमेगा का क्या होगा और एम्पलीट्यूड का क्या होगा ये पूछा है। तो देखो ओमेगा क्या होता है, होगा मतलब बढ़ेंगे घटेंगे ऐसा है ना, तो ओमेगा होता है रूट के अपॉन एम स्प्रिंग मास के लिए। जैसे उधर ओमेगा जो होता है वो होता है रूट एल अपॉन जी, ओमेगा जो होता है उसमें पेंडुलम के अंदर रूट एल बाई जी होता है, तो यहाँ होता है के अपॉन एम। तो ओमेगा हो गया रूट के अपॉन एम। मास लगातार कम होता जाएगा भैया क्योंकि सैंड लीक आउट हो रही है, तो ओमेगा लगातार बढ़ता जाएगा, तो ओमेगा तो बढ़ेगा। तो ऐसा ग्राफ जिसमें ओमेगा बढ़ रहा है, तो 2 नहीं 3 ग्राफ ऐसे हैं सब में ओमेगा बढ़ रहा है, तो एम्पलीट्यूड से डिसाइड होगा। तो अगर अपन बात करते हैं कि ओमेगा की, ठीक है, तो मास क्या हो रहा है, मास कम हो रहा है तो ओमेगा क्या होगा, इंक्रीज होगा। 3 ऑप्शन के अंदर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, तो तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। बात करते हैं एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो नो डाउट देखो अगर मास, सिंपल सा सोचने की बात है, अगर मास बढ़ता तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ता, और अगर मास घट रहा है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो जैसे इसको छोड़ूंगा, अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी डिस्कस किया था, जैसे इसको छोड़ते हैं अपन तो क्या होगा, नीचे जाएगा, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होगा। तो इसमें एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा, जाने के बाद में क्या होगा, वापस ऑसिलेट करेगा। अब क्या होगा, एक्चुअल में एम की जो वैल्यू डाउन हो रही है तो एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज होगा, तो एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज, ऐसा होगा। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज और ओमेगा इंक्रीज हो रहा है वो अपन ने देखा, और वो ऑप्शन हमारे पास है सेकंड ऑप्शन। थोड़ी सी लाइट का इशू है, ओके। तो ऐसा जो ऑप्शन है वो है सेकंड ऑप्शन। इसके बाद में 24 भी अपन ने पिछली बार छोड़ दिया था, देखते हैं जरा क्या हो रहा है। 24 की बात करते हैं, यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ। 24 इसमें बोल रखा है बलून इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन एस एंड इन्फ्लेमेशन आउटलेट फ्रॉम वेयर गैस इज फिल्ड इन इट हैज़ स्मॉल एरिया ए। एक बलून है जिसमें सरफेस टेंशन एस लग रहा है, सरफेस टेंशन जो है वो एस लग रहा है, और जिस ओपनिंग से आप उसमें एयर फिल करते हैं या गैस फिल करते हैं उसका एरिया ए है, एरिया जो है वो ए है, और इट इज़ फिल्ड विद ए गैस ऑफ द डेंसिटी। तो डेंसिटी जो है यहाँ लिखते हैं, डेंसिटी जिस गैस की बात कर रहे हैं वो रो है, एंड टेक्स ए स्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस आर, और रेडियस आर है, रेडियस कैपिटल आर है। When the gas is allowed to flow freely out of it, radius changes from r to 0। जब गैस बाहर जाएगी तो रेडियस चेंज हो जाएगी और रेडियस r से 0 हो जाएगी, ऐसा कह रखा है। इन टाइम t, कितने टाइम में, t टाइम में ऑब्वियसली। इफ़ द स्पीड वी आर ऑफ द गैस, और जो स्पीड गैस बाहर निकल रही है उसकी स्पीड कितनी है, तो यहाँ लिखा स्पीड जो है वो है v विथ रेस्पेक्ट टू r, रेडियस के रेस्पेक्ट में। If the speed Vr of the gas coming out of the balloon depend on the radius r, then ये, तो देखो स्पीड बोल रहा है इट डिपेंड्स ऑन रेडियस r, और उसकी पावर लगा रखी है a, और जो टेंशन आ रहा है, सॉरी टाइम पीरियड आ रहा है t, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन s की पावर अल्फ़ा, एरिया की पावर बीटा, और डेंसिटी की पावर गामा, और कैपिटल आर रेडियस की पावर डेल। अपन को इन्हीं कांस्टेंट की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है।
देखना ज़रा ध्यान से। तो ये एरर जो अपन चैप्टर पढ़ते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है, जिसमें एरर पढ़ते हैं, यूनिट पढ़ते हैं, मेजरमेंट, डायमेंशन एनालिसिस, ये सारा जो पढ़ते हैं उसका क्वेश्चन है। तो ये इस पे डिपेंड करता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्या है, करेक्टनेस जो अपन चेक करते हैं उससे रिलेटेड है, यानी कि डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशन है कि जो करेक्ट रिलेशन है वो है कि नहीं है ऐसा। चलो वो था कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की, ये पावर कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, इधर की डायमेंशन से मैच करवाते हैं और अल्फ़ा बीटा ये सारा निकाल देंगे। इधर देखो, इधर क्या है, इधर टी की पावर कितनी है 1, इधर क्या है। तो पहले डायमेंशनल फार्मूला लिख लो। चलो तो डायमेंशनल फार्मूला लिखता हूँ मैं, यहाँ ऊपर थोड़ा सा इरेज करके बना रहा हूँ, देखो ताकि क्लियरली समझ में आए आपको। ये यहाँ तक देखना जरा कि टी टाइम पीरियड होगा भी, फंडामेंटल क्वांटिटी। और सरफेस टेंशन कितना होता है, तो सरफेस टेंशन होता है F/L। F होता है mLT-2 डिवाइड बाई L से L कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, तो ये हमारे पास बचेगा। इसकी पावर दे रखी है अल्फ़ा, और क्या दे रखा है, एरिया होता है L², और इसकी पावर दे रखी है L² की पावर बीटा। और क्या दे रखा है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, यानी कि L3, और इसकी पावर दे रखी है गामा। और क्या है, R डिस्टेंस होता है, दैट इज़ इसकी पावर डेल। थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखता हूँ, ये L-3 ऊपर चला जाएगा, L-3 और ये पावर गामा, ठीक है। अब देखो इधर m की पावर कितनी है और इधर कितनी है, इधर तो हो गई 0, इधर m कितना है अल्फ़ा, इधर और m कितना है, दैट इज़ प्लस गामा, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिलेशन निकला कि अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा, या गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फ़ा, ओके। फिर इधर t इधर कितना है 1, इधर t कितना है -2 अल्फ़ा, और इधर t कितना है, आगे कुछ है नहीं, तो यहाँ से अल्फ़ा निकल गया -1/2। तो अल्फ़ा -1/2 है तो गामा उसका उल्टा हो जाएगा, तो गामा 1/2। देखो दो वेरिएबल यहाँ से मिल गए अपन को। इसके बाद में देखो और सारे वेरिएबल अपन निकाल सकते हैं, जैसे अपन मैं और कंपेयर करके बताता हूँ। m हो गया, t हो गया, l कितना है इधर 2 बीटा, और प्लस माइनस का 3 गामा प्लस डेल, 2 बीटा 3 गामा और l की पावर 1 डेल, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है। इधर l कितना है 0। देखो गामा की वैल्यू में यहाँ पुट कर दूंगा, लेकिन वेरिएबल 2 बच गए हमारे पास, तो इसको फर्दर मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा। अब अपन को आइडियाज़ लगाना पड़ेगा कि क्या करना है। तो या तो आप करो जो डेटाज ऑलरेडी आ चुके हैं वो देखो आप, उनसे कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। नहीं बन रहा है तो फिर अपन और देखेंगे, बताऊँगा मैं आपको क्या करना होता है। तो अल्फ़ा और गामा देखो, जिसमें अल्फ़ा 1/2 माइनस का है ना, तो पहले में नहीं है, दूसरे में अल्फ़ा माइनस का 1/2 है, और गामा भी माइनस का है लेकिन गामा नहीं होना चाहिए। तीसरे के अंदर अल्फ़ा माइनस का है, ठीक है, और गामा प्लस का है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। फोर्थ में अल्फ़ा प्लस का है, तो ऑब्वियसली ऐसे कोई दो ऑप्शन है ही नहीं जिनमें ये रिपीट हो रहे हैं, एक ही ऑप्शन है जिसमें ये है। तो अगर ऐसा मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें ये 2 बार मिल रहे हो, एक ही ऑप्शन में मिल रहा है तो वो करेक्ट हो गया। मान लो 2 बार मिलते हैं तो हो सकता है C और D हो, A और B हो, तो दोनों सही है। तो उसका कैसे पता करेंगे कि यार अब कौन सा सही है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करके देखेंगे कि जैसे गामा की पावर, तो गामा की वैल्यू तो 1/2 कर दी, तो यहाँ पर लिख देंगे गामा कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा तो लिखेंगे -1/2 और गामा लिखेंगे 1/2, ये दोनों पुट कर देंगे। फिर t डायमेंशन आ जाना चाहिए, तो जैसे यहाँ मैंने अल्फ़ा पुट कर दिया -1/2, तो -1/2 यानी कि ये कितना हो जाएगा t की पावर 1, और फिर ये कितना है इधर t की पावर 1, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो t की पावर 1 t की पावर 1 मैच कर गया। उसी तरीके से मैं यहाँ पुट करूँगा क्या, गामा की पावर हाफ, तो गामा की पावर हाफ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, इधर भी हो जाएगा। ऐसे चेक करेंगे कि कौन सी, फिर गामा की मैंने यहाँ से पुट कर दी। अब मैं यहाँ से उठाऊंगा, जैसे मैंने ऑप्शन में से उठा ली कि मुझे बीटा नहीं पता, तो बीटा की वैल्यू -1/2 पुट करके देखूंगा। तो ओवरऑल क्या है, यहाँ पर 1 2 3 और 4, इन चारों वैल्यूज़ को पुट करने के बाद बचना केवल क्या चाहिए, टी। वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा अगर ऐसा होता है तो। अब इसके बाद में मैंने लगभग
ऑलमोस्ट क्या मैंने सारे न्यूमेरिकल करवा दिए, इसके बाद में कोई रहा हुआ नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर कोई भी न्यूमेरिकल आपको लगता है कि नहीं सर इसका कॉन्सेप्ट, इसकी और डिटेल व्यू या फिर सर इसका सॉल्यूशन एक बार फिर से मुझे समझना है, तो आप ज़रूर मेरे से कमेंट बॉक्स में डालें। आई होप आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मैंने इस पर काफ़ी वर्क किया है और मैंने मेरे लेवल पे जाके अपने खुद के बेस के ऊपर मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया। अगर वीडियो पसंद आए, अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, काफ़ी दिनों से देख रहे हो, तो कंटिन्यू जुड़े रहें, लोगों को जोड़े। थैंक यू।